Hey guys, welcome to everyone to our channel and welcome to our new video। तो यूसीएल की रातें ख़त्म हो चुकी है एंड काफ़ी अमेजिंग मैचेस हम लोगों को देखने को मिले एंड बैक टू बैक हम लोग वीडियोस लाएंगे। ये 2 दिन के जो मैचेस हुए इंपॉर्टेंट मैच जो हम लोग देखे उनका ब्रेक डाउन करेंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग 2 मैचेस रिव्यू करेंगे। पहला मैच है बट ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गलातासराय का एंड दूसरा मैच है लेंस वर्सेस आर्सेनल का, राइट। तो पहले मैचेस स्टार्ट करते हैं। पहला मैच खेला गया ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गलातासराय एंड आप लोग जानते हो 3-2 से वो मैच हार चुका है यूनाइटेड। एंड पिछले साल यूनाइटेड होम पे तो मैच जीत रहा था राइट, लेकिन एवे में कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन इस बार होम पे भी स्ट्रगल स्टार्ट हो गया एंड गलातासराय कहने की वो खतरनाक कोई साइड नहीं गलातासराय, राइट। उनसे मैच हार रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठने चाहिए और सोशल मीडिया पे तो ट्रोलिंग स्टार्ट भी हो चुका है, राइट, उनाना के खिलाफ या टेन हैग के खिलाफ, राइट। तो कहीं ना कहीं कल मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन कल का वीडियो मेरा रिएक्शन नहीं हो जाता, राइट। कहीं ना कहीं एक इमोशनली कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाता। तो मैं कल मैच फिर से देखा, राइट, एंड फिर से मैंने हाईलाइट देखा, फिर से मैंने नोटिस किया, फिर से कुछ ना कुछ एनालिसिस किया एंड उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो यूनाइटेड फैंस मेरे व्यूअर्स है, राइट, उनको मैं कहीं ना कहीं एक सही एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ रिएक्शन दे के मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पॉजिटिव बात बोलते हैं। नेगेटिव बातें तो बहुत है बोलने को, पूरा वीडियो में मेरे से आप लोग गाली सुनोगे और नेगेटिव बातें सुनोगे, लेकिन कहने की पॉजिटिव बात कुछ है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि रास्मस हॉयलैंड what a मैच ही हैड, राइट। तो कहना कि रास्मस हॉयलैंड का जो 2 गोल आया एंड 3 गोल आया एक्चुअली में, लेकिन 1 गोल ऑफसाइड से रूल आउट हो गया था। पहला जो हेडर आया रनिंग वे में जो हेडर था काफ़ी अच्छा था और सेकंड गोल जो सोलो गोल था अकेले का जो लेके पूरा बॉक्स के अंदर गया, बंदा चिप किया गोलकीपर के ऊपर से, काफ़ी अच्छा था। बंदे का जो फिजिकल प्रेजेंट है 6 फीट 3 इंच का जो लौंडा है हमारा, फिजिकली बुली करने का, जो सेंटर बैक को या फिर मिडफील्डर को फिजिकली बुली कर सकता है, कल दिखा। एंड कहना कि फाइनल थर्ड में जो बम्बार्ड कर सकता है बंदा, फाइनल टचिंग या बोलो या फिनिशिंग बोलो, जो कर सकता है बंदा, थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस दिखे। डेवलप होना बहुत अभी भी है, बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे वो डेवलप हो सकता है, लेकिन वो बंदा कर सकता है। वो जो साइनिंग टेन हैग लेके आया वो कहीं ना कहीं एक सही साइनिंग है, वो धीरे धीरे प्रूव करते हुए हॉयलैंड, राइट। एंड सेकंड पॉजिटिव पॉइंट दैट इज मेसन माउंट। पहले 4-5 मैच में मेसन माउंट को बहुत ट्रोलिंग सहने को मिले, लेकिन मेसन माउंट को कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहिए कि मेसन माउंट के पास क्या क्लास क्या क्वालिटी है, राइट। वो धीरे धीरे हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ कराबो कप में, उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ आपके ईपीएल में एंड इसके बाद तीसरा गेम, बैक टू बैक 3 गेम मेसन माउंट का धीरे धीरे अच्छा जा रहा है और धीरे धीरे लग रहा है कि सिस्टम में मेसन माउंट जेलअप हो रहा है, राइट। एंड मेसन माउंट का काफ़ी अच्छा गेम था। मैं पॉजिटिव कहना कि मेसन माउंट से बहुत पॉजिटिव और एक्सपेक्टेशन भी हाई है और धीरे धीरे इस सीजन मेसन माउंट से हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, राइट। एंड अगर नेगेटिव बात बोले टेन हैग की, अगर नेगेटिव बात बोली इस मैच में, राइट, टेन हैग का एक डिसीजन का मैं आई एम नॉट एग्री विथ टेन हैग, राइट। कहने की उसने उतारा, राइट, हनेबल मजबरी को नंबर 10 खिला कर ब्रूनो को राइट विंग खिला के, दैट इज द हाउलर फॉर आई थिंक टेन हैग। क्योंकि हम लोगों ने इस सीजन बहुत बार देख चुके हैं कि ब्रूनो इज आवर बेस्ट प्लेयर व्हेन ही ऑपरेट इन नंबर 10 एरिया। वो जब नंबर 9 के पीछे रहता है या फिर फाइनल थर्ड से एकदम नजदीक रहता है तब उसका एक्चुअल गेम निखर के आता है। वो पासिंग देना, वो कहीं ना कहीं अपोनेंट के जो डिफेंडर उसको खोल देना, विंगर को असिस्ट करना या फिर सेंटर फॉरवर्ड को असिस्ट करना, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ब्रूनो को राइट विंग साइड पे खिलाओगे तो कहीं ना कहीं ब्रूनो का आप गेम कट आउट कर रहे हो। वो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द डिसीजन कहीं ना कहीं मैच का फॉर्मेशन या फिर मैच का डायनेमिक्स पूरा चेंज कर देगा। अगर ब्रूनो कल नंबर 10 के पोजीशन पे खेलता कहीं ना कहीं मैचेस का रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। एंड दिस इज द पॉइंट कहने के मैं टेन हैग से एग्री नहीं करता। अब आते हैं पूरे के पूरे मैच में, अब आते हैं मैच के एनालिसिस पे। आने वाले 4 से 5 मिनट तक मैं थोड़ा बहुत मैचेस एनालिसिस करूंगा, राइट। मैच देखने के बाद मैं काफ़ी डिमोटिवेट था, काफ़ी खराब लगा, ठीक है फाइन मैच हार गया फाइन, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे जहन में 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि टेन हैग को मैंने देखा है 4-5 साल पहले मैं टेन हैग से मतलब कनेक्टेड था, उसके बाद मैंने टेन हैग को फॉलो करना शुरू किया जब वो एक्स का मैनेजर था, राइट। और मैंने एक्स का थोड़ा बहुत गेम देखता था, हाईलाइट्स वगैरह देखता था और यूसीएल में तो गेम देखता ही था, राइट। एंड मैं देखता था कहीं ना कि एक्स में कहीं ना कि टेन हैग पोजिशन गेम खिलाता है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो ओनाना को जो साइनिंग निकला, वो ओनाना को क्यों लेके आए हम लोग, क्योंकि डिगिया विद द बॉल बहुत वल्नरेबल था। क्योंकि टेन हैग पोजीशन गेम चाहता है और बिहाइंड फ्रॉम द बैक टेन हैग चाहता है जो डीगिया प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए ओनाना को लेके आया, राइट। लेकिन पूरा का पूरा मैच मैंने देखा, कहीं ना कहीं 4-5-6-7 मैच हो गए इस सीजन में। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये राइज हो रहा है कि टेन हैग पोजीशन गेम खिला क्यों नहीं रहा है, क्योंकि 4 से 5 साल तक मैंने देखा टेन हैग को पोजीशन गेम खिलाते, उसका वो प्लेइंग स्टाइल है, लेकिन वो बंदा यूनाइटेड पे पोजीशन गेम खिला नहीं रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
ओनाना विद द बॉल अमेजिंग है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। वो बंदा भी थोड़ा डिप्रेस्ड है, डिमोटिवेटेड है, खत्म है अंदर से, क्योंकि उसका हाउलर पे हाउलर आ गया है। कहने की बड़े लीग में ट्रांसफर होने के बाद कहने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। प्रेशर उसके पास है, नर्वस है बंदा। आई थिंक उसको टेनहैग ड्रॉप भी करेगा 4-5 मैच के लिए। मुझे लगता है टेनहैग को ड्रॉप करना चाहिए और हमारा जो बैकअप एक गोलकीपर हम लोगों ने साइन किया उसको खिलाना चाहिए, फिर से रिवील करके या फिर से रिबूस्ट करके 6-7 मैच बाद कहने के ओनाना को बैक करना चाहिए। मुझे लगता है, अब देखते क्या होगा। तो ठीक है, वो तो ठीक है कि ओनाना हाउलर कर रहा है, ओनाना कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा यूनाइटेड में, ठीक है, उसका प्रेशर, उसका नर्वसनेस, ठीक है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है कि ओनाना तो विद द बॉल बहुत बढ़िया है, ओनाना तो बिहाइंड फ्रॉम बैक कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो सिस्टम है, जो फिलोसफी है टेनहैग का, वो फॉलो यूनाइटेड पे क्यों नहीं हो रहा है, जो एक्स में हो रहा है, राइट। तो मैंने फिर से देखा, फिर से देखने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आया। मैं जो हाईलाइट्स में देखा 10-15 मिनट फिर से रिवाइज करके, जो बिहाइंड द बैक जब टेनहैग या यूनाइटेड प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रॉब्लम है हमारे दो सेंटर बैक, राइट। ओनाना की उतनी गलती नहीं है, या टेनहैग की उतनी गलती नहीं है जब हम बिहाइंड फ्रॉम द बैक खेल रहे हैं या फिर खोलने की कोशिश कर रहे। हम प्रॉब्लम एक्चुअली में दो हमारा सेंटर बैक। चीज ये है कि बहुत बड़े बड़े डिफेंडर थे हमारे पास, लेकिन पिछले साल टेनहैग लिसांड्रो मार्टिनेज को लेके क्यों आ रहा था? तो एएक्स है। वाई? क्योंकि वो बंदा फिजिकली तो स्ट्रांग नहीं है, बंदा थोड़ा बहुत हाइट शॉट भी है और कहने की बहुत वर्ल्ड क्लास डिफेंडर तो नहीं है। क्यों लेके आया था? क्योंकि वो विद द बॉल कंफर्टेबल था, राइट। अब इस बार ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड का सबसे या टेनहैग का सबसे प्रायोरिटी ट्रांसफर था, पहला पॉइंट था वो है किम। 6 से 7 महीने पहले टेनहैग ने बोल चुका था मेरे को ये सेंटर बैक चाहिए, लेकिन अभी नेपोली से बंदा बायर्न शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का बोर्ड बहुत बढ़िया बोर्ड है, उन्होंने बिड सबमिट ही नहीं किया, राइट। एंड कहने की बाद में सेंटर बैक हम लोग रिलीज नहीं कर पाए, हमारे मग्गू चाचा को हम लोग रिलीज नहीं कर पाए, इसलिए फंड जनरेट नहीं हुआ, राइट। अब ये सब सेंटर बैक टेनहैग को क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, बिहाइंड फ्रॉम बैक अगर खेलते हो तो कहना कि फर्स्ट अटैकर तो आपका गोलकीपर होता है, लेकिन गोलकीपर पहला पास जो देता है वो सेंटर बैक को देता है। क्योंकि देखो, बिहाइंड फ्रॉम बैक कौन खेलते हैं? ब्राइटन खेलते हैं, सिटी खेलता है। अब सिटी का जो सेंटर बैक है वो रूबेन दियास और अकांजी है। उनका पास एक्यूरेसी देखो, उनका पास एक्यूरेसी 90 से 95% तक होता है, लेकिन हम लोगों का जो सेंटर बैक है उनका पास एक्यूरेसी 75 से 80% तक है। अगर सेंटर बैक का पास एक्यूरेसी या फिर लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों का ही बोल दो, पूरा का पूरा बैक लाइन बोल दो, पूरे बैक लाइन में एक भी बंदे का पिछले मैच में या मैक्सिमम मैचेस में पास एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा नहीं है, 80 से 82% हाईएस्ट हो सकता है। तो कहने की दैट इज द डिफरेंस। ये बिहाइंड फ्रॉम द बैक का जो कॉन्सेप्ट है, जो पोजीशन गेम का जो फिलोसफी है टेनहैग का, ये खेल क्यों नहीं पा रहा है टेनहैग? इसका प्रॉब्लम ओनाना नहीं है, इसका प्रॉब्लम टेनहैग नहीं है, इसका प्रॉब्लम है बैक लाइन। जब लुक शॉ आएगा या फिर डियागो डालो थोड़ा बहुत खेल सकता है, लेकिन डियागो डालो का थोड़ा और प्रॉब्लम है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले लुक शॉ अगर आ गया और उसके बाद जो सेंटर बैक में है वरान विद द बॉल ठीक ठाक है, अभी वो प्राइम वरान नहीं है, लेकिन वरान के साथ जो सेंटर बैक है वो लिसांड्रो मार्टिनेज या फिर किम या फिर कोई ऐसा होता कि जो विद द बॉल कंफर्टेबल है, तो कहीं ना कहीं टेनहैग अपना फिलोसफी अप्लाई कर पाता टीम के अंदर। तो कहना कि डिफरेंस है जो सेंटर बैक, और सेंटर बैक हम ले आते, लेकिन हमारे बोर्ड पहले फंड जनरेट नहीं करके दिए हमको लोग। एंड लास्ट में हमारा जो फूफा जी महान हमारे हैरी मैगवायर क्लब से गए नहीं, उसको पैसा चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको ये भी चाहिए कोई उसको ट्रोल ना करे, और उसको नेशनल टीम में भी खेलना है, उसको टीम में भी रहना है, प्लेइंग 11 नहीं खेलना है, कहना कि टीम के अंदर ओन गोल भी करना है। और वो कहीं ना कहीं उसको अगर ट्रोल करे, उसको उसका मम्मी इंस्टाग्राम पे रोएगा कि मेरे बेटे को ट्रोल क्यों कर रहे हो, मेरे बेटे को छोड़ दो। भाई तेरे बेटे को गाली देना चाहिए, क्योंकि हैरी मैगवायर इज अ पर्सन, कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा ट्रांसफर टारगेट लास्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। हैरी मैगवायर अगर वेस्ट हैम का जो डील है वो अगर एक्सेप्ट कर लेता कम पैसों में, कहने की 190 के पर वीक शायद यूनाइटेड से उसको मिलता है, और वेस्ट हैम उसको ऑफर किया था आई थिंक 90 के या 100 के, हाफ ऑफ सैलरी। वो बंदा उससे एग्री नहीं किया, वो बंदा रह गया, और कहने की वहाँ पे 35 मिलियन या 30 मिलियन या 40 मिलियन के अराउंड कुछ मिलता हम लोगों को, राइट। और वहाँ से कहने के हम लोग अच्छा सेंटर बैक लेके आते, लेकिन बंदा नहीं गया, बंदा रह गया। एंड कहने के वहां से डिफिकल्टी स्टार्ट हुआ। मैंने बोला था कि भाई सेंटर बैक प्लेयर हमारा अच्छा है, वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज अच्छा है, लेकिन एक बंदा भी गया तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डेमोलिश हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं तो हमारे पास तो सेंटर बैक है, लिंडेलॉफ है, हमारे पास हैरी मैगवायर है, हमारे पास जॉनी इवांस है। नहीं, अगर आपके पास 100 गधे हैं तो आप वॉर में जाके बैटल में जाके जीत नहीं सकते, क्योंकि ये घोड़े का बैटल है। आपके पास घोड़ा कितना डजंट मैटर करता है, क्वालिटी या डेप्थ
नंबर से नहीं आता, डेप्थ आता है नंबर विथ क्वालिटी। सिटी के पास डेप्थ है, मतलब सिटी के पास प्लेयर्स नहीं है, सिटी के पास क्वालिटी प्लेयर्स है। उनका जो रियाद माहरेज गया उसके ऊपर उन्होंने लेके आया एक राइट विंग नहीं लेके आया, वो एक वर्ल्ड क्लास राइट विंग लेके आया, या फिर कोच जिसको चाहा उसको लेके आया, डोकू को लेके आया, कोवासिच आया, अगर आपका गोंडोगन गया तो कोवासिच आया, राइट। केडी भी इंजर्ड है, वहां पे अल्वारेज खेल रहा है। तो कहने की रिप्लेसमेंट प्लेयर बाई प्लेयर वाइज नहीं होता, रिप्लेसमेंट होता है प्लेयर बाई प्लेयर का रिप्लेसमेंट करता है कोई क्वालिटी प्लेयर है। यार अगर नथु कर आके अगर कर दे तो आपका क्वालिटी डिफरेंस होगा। और लिंडलॉफ को दिखा है, लिंडलॉफ कहने के विद द बॉल कंफर्टेबल नहीं है, लिंडलॉफ का कहने के फिजिकल प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है, लिंडलॉफ का कहने के बैलेंस उतना अच्छा नहीं है। दूसरा गोल पड़ा या तीसरा गोल पड़ा, दूसरा गोल पड़ा आई थिंक, कहने कि लिंडलॉफ वहां पे फिजिकली बुली हो गया, राइट। तो कहने कि सेंटर बैक पेयर्स अगर हमारा ठीक ठाक ना हो, अब लिसांडो भी 4-5 महीने के अंदर बाहर है, अब पता नहीं क्या होगा। और विंटर आपका विंडो में सेंटर बैक आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जॉनी इवांस और आपका हैरी मैग्वायर की बस की बात नहीं है दोस्त। बहुत गोल खाने वाले बहुत लोग आएंगे, उल्टे पलटे पेल के चले जाएंगे। दैट इज द पहला चीज मैंने जो देखा। दूसरा चीज डियागो डालो, डियागो डालो भी अच्छा प्लेयर है, मैं उतना गाली नहीं दूंगा डियागो डालो को, क्योंकि पिछला सीजन डियागो डालो अच्छा सीजन प्रोड्यूस करके गया, राइट। लेकिन डियागो डालो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको बोलो कि 10 से 15 मैच मेरे को चाहिए बैक टू बैक, मेरे को 10 से 15 मैच दे। उतना मेंटेलिटी भी उसके पास नहीं है, उतना फिजिकल आपका बोलो कि स्ट्रेंथ भी उसके पास नहीं है, उतना क्वालिटी उसके पास नहीं है। अगर वहाँ पे एरोन विसाका आ जाता, कल जो मैंने जो यूसीएल नाइट पे जो गोल खाया, राइट, विल्फ्रेड ज़हा से बंदा बुली हो गया। विल्फ्रेड ज़हा उसको बंदे को मैंने बच्चा समझ के धक्का दे दिया और डियागो डालो गिर भी गया और कहीं ना कहीं उसको पूरा आउट क्लास कर दिया, आउट मसल कर दिया। लेकिन अगर वहाँ पे एरोन विसाका होता, कहने कि उतनी आसानी से विल्फ्रेड ज़हा उसको आउट मसल नहीं कर सकता, क्योंकि है उसके बाद वो तगड़ा एनर्जी या तगड़ा फिजिकलिटी है, राइट। और कहने कि डियागो डालो का मैच उतना या गेम उतना खराब नहीं था, लेकिन वो मोमेंट्स पे खत्म हो गया, राइट। एंड लेट बैक एरिया पे आपका तो लेट बैक खेल ही नहीं रहा है, वहाँ पे पता नहीं टालमाल से कहाँ गुम हो गया। और हमारा लूक शॉ का तो इंजर्ड है, और रेगुलर हम लोग लेके आए वो भी बंदा इंजर्ड हो गया। अमराबाद वहाँ पे खेल रहा है, अमराबाद भी विद द बॉल ठीक ठाक है, लेकिन बंदा आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। और अमराबाद लेफ्ट बैक की पोजीशन में खेल रहा है, तो उसका इफेक्ट हो रहा है रैशफोर्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि रैशफोर्ड और लूक शॉ का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब आप देखोगे रैशफोर्ड लुक शॉ का रन पिक करता है और वाइस वर्सा भी होता है, कहने के ओवरलैप होता है, वो बंदे एक दूसरे के अंदर ट्विनिंग होता है। देखो फुटबॉल या स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, एक पार्टनर आपको ढूंढना पड़ता है। रैशफोर्ड और लुक शॉ एक दूसरे के पार्टनर है, बहुत अच्छे ट्यूनिंग है। अब अमराबाद के साथ वो लिंकअप प्ले नहीं हो रहा है रैशफोर्ड का, राइट। ये है लेफ्ट बैक एरिया में जो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है पूरा का पूरा बैकलाइन प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा बैकलाइन डेमोलिस्ट है, इसलिए हम लोग स्विच ऑफ हो रहे, गोल दे रहे। बायर्न म्यूनिख के खिलाफ हम लोगों ने 3 गोल दिया लेंजरना में जाके, यहाँ पे हम लोगों ने 2 गोल दिए, राइट। एंड बहुत सारे चांसेस क्रिएट भी है, वो फिनिश हो जाता है। रैशफोर्ड का एक 1-to-1 मिला था, वो फिनिश नहीं हुआ। बहुत सारे हिडर्स मिले थे, बहुत सारे शॉट्स मिले थे, वो सब नहीं हुआ। 3-4 गोल मार देते, लेकिन हम लोग गोल खा क्यों रहे? मतलब हम लोगों का जो डिफेंस लाइन है वो स्विच ऑफ हो रहा है, क्यों हो रहा है? दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग कहीं ना कहीं छोटे टीम के खिलाफ भी लॉन्ग बॉल्स खेल ले, छोटे टीम के खिलाफ भी काउंटर अटैक में खेल ले। क्यों? पोजीशन गेम हम लोग बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड क्यों नहीं कर पाए? दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे जो बैकलाइन 10 आपको चाहिए, बैकलाइन 10 आपके पास नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट। मिडफील्ड में एरिया के बोले, मिडफील्ड में एरिया में हमारे पास प्लेयर है, मिडफील्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिडफील्ड एरिया में हम लोग कंफर्टेबली बॉल चला भी सकते हैं। हाँ, एक बॉलर की जरूरत है हम लोग के पास, जो मिडफील्ड में बॉल कैरी कर सकता है, वो मिल जाएगा, या फिर हम लोग एरिक्सन या माउंट से कम चला सकते हैं। मिडफील्ड में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फ्रंट थ्री में, फ्रंट थ्री में भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। देखो मार्कस रैशफोर्ड कहने के काउंटर अटैक का खिलाड़ी, क्योंकि उसके पास पेस है, वो सिर्फ भागना जानता है। उसको बॉल दो, उसको भगाओ, उसको 100 मीटर 1000 मीटर भगाओ, वो बंदा हर टाइम बोलेगा चलो भागते, चलो वहां पे। तो कहने कि वो बंदा भागता है सिर्फ, वो बंदा शूट लेता है सिर्फ, राइट। दैट इज द पॉइंट। कहने कि मार्कस रैशफोर्ड पोजीशन गेम में कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिव नहीं है। उसका पास रिलीज करना, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका कनेक्शन विद सेंटर फॉरवर्ड या फिर जो अटैकिंग मिडफील्डर है, कहना कि उसका डिसीजन मेकिंग बोलो, उसका उतना शार्प ड्रिबल भी नहीं है, राइट। तो कहना कि ये सब चीज चाहिए होता है अगर आप पोजीशन गेम में खेलते हो। लाइक आप ग्रिलिश बोलो या फिर मिटुमा बोलो, तो कहना कि वो लोग लिंकअप प्ले बोलो, पास बोलो, रन पिक करना बोलो, ये सब चीज, विजन बोलो, ये सब चीज उनको आता है। लेकिन रैशफोर्ड इज नॉट अ विंगर जो आप पोजीशन गेम में खिलाना चाहते हो। रैशफोर्ड इज अ परफेक्ट विंगर जो आप काउंटर अटैक में खेलना चाहते हो, कि बॉल मिला दिया रैशफोर्ड को, भाग के गोल दे दिया, ठीक है रैशफोर्ड। लेकिन रैशफोर्ड देखो, रैशफोर्ड धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के गेम में जो रैशफोर्ड खराब खेला था, लिंकअप प्ले एकदम नहीं होता, लेकिन इस गेम में कहीं ना कहीं लिंकअप प्ले हुआ, रैशफोर्ड बंदा पासेस वगैरह दे रहा है, लेकिन डेवलप होने के लिए थोड़ी बहुत और भी जरूरत है, राइट। तो रैशफोर्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन टेन हैग से मैं विनती करना चाहता हूँ भाई,
ब्रूनो फर्नांडिस को कभी राइट विंग मत खिलाओ यार। ब्रूनो फर्नांडिस द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, और उसको बेस्ट तरीके से यूज करो। वो बंदा यूज तभी होगा जब वो नंबर 10 खेलेगा। राइट विंग में आप फकुंदो बलिस्टी को खिलाओ। अब एंटनी भी जेल से आ चुका है, बड़े बड़े प्लेयर हमारे जेल में जाते हैं। नेल्सन मंडेला गया था जेल पे, महात्मा गांधी गया था जेल पे, और हमारे प्लेयर भी जेल में जाते हैं। जेल से वापस आ चुका है, एक्चुअली जेल नहीं गया, थोड़ा बहुत कोर्ट का उसका प्रॉब्लम वगैरह था, वो बंदा आ गया। तो राइट विंग एरिया में उसको खिलाओ, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस का गेम किल मत करो। या फिर अगर राइट विंग में मेसन माउंट को खिलाना चाहते हो तो वो भी खिलाओ, क्योंकि मेसन माउंट चेल्सी में राइट विंग में बंदा खेलता है, क्या खेलता था, राइट। तो कहना कि मेसन माउंट का ट्राई कर सकते हो राइट विंग में, और सेंटर मिडफील्ड में आप एरिक्सन को ट्राई कर सकते हो, या फिर कोई और दूसरे को मदाबडी को ट्राई कर सकते हो, या कुबी माइनो आ जाएगा पिछले अगले हफ्ते, उसको ट्राई कर सकते हो, राइट। ये पूरा का पूरा सिस्टम। अगर अब बात बोले, अब प्रीमियर लीग में अभी यूनाइटेड 10th पे है, और यूसीएल में तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने हासिल किया है, 0 पॉइंट के साथ यूनाइटेड 4th पोजीशन पे। अब यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब यहाँ से कि हमारा सीजन ओवर हो गया? मैं बोलूँगा नहीं, और भी 2-3 मैच देखो। क्यों? क्योंकि अभी जो अगला जो वीक होने वाला, ये सैटरडे को हमको खेलना पड़ेगा ब्रेंटफोर्ड से। उसके बाद 15 से 16 दिन गैप है, इंटरनेशनल गैप है। उसके बाद कुछ प्लेयर्स वापस आएंगे, और मैं चाहता हूँ कोई प्लेयर आए ना आए, लुक शॉ और वेन बिसाका जरूर आए। हमको चाहिए लुक शॉ का जो क्रॉसिंग गेम है, लिंकअप प्ले विद रैशफोर्ड, और उनाना के साथ जो लिंकअप प्ले होगा, क्योंकि विद द बॉल लुक शॉ भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा मतलब बहुत अच्छा है। और एरन बिसाका अगर आ गया तो देखना डियागो डालो भी अच्छा खेलेगा। मैं ये लिख के देता हूँ, एरन बिसाका जब से आएगा तब डियागो डालो भी अच्छा खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा कि मेरे को पूरा गेम खेलने की जरूरत नहीं है, मेरे को हर चीज खेलने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो, एरन बिसाका को हम नेसेसिटी तब होता है जब अपोजिशन पे पेसी विंगर्स होते हैं, क्योंकि डियागो डालो के बाद उतना पेस नहीं है, लेकिन एरन बिसाका के पास कतल प्रेस है, राइट, कतल पेस है। और कहीं ना कहीं जो विल्फ्रेड जाहा पुली कर रहा था बार बार, क्यों? क्योंकि उसके विल्फ्रेड जाहा के पास पेस था, राइट। और डियागो डालो वो आउटपेस्ट आउटमसल हो रहा था। जब वेन बिसाका आ जाएगा, डियागो डालो भी स्ट्रांग हो जाएगा, और लेफ्ट बैक एरिया में कहीं ना कहीं लुक शॉ आ गया तो हमारे पास एक मिडफील्डर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आम्राबाद इधर नंबर 6 या फिर नंबर 8, आप नंबर 6 खिला सकते हो, नंबर 8 खिला सकते हो, लेकिन उसको हम लेफ्ट बैक के एरिया में ऑपरेट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट बैक नहीं है। तो अगर वेन बिसाका लुक शॉ आ गया तो हमारे पास एक लेफ्ट बैक आ जाएगा, हमारे पास एक राइट बैक आ जाएगा, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर भी आ जाएगा। कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट दिखेगा, हम लोग हारेंगे थोड़ा बहुत मैच, इस तरह बुली नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं टेनक अपना जो फिलोसफी है वो अप्लाई कर पाएगा। तो यूनाइटेड फैंस अभी डिमोटिवेट मत होना, 2-3 मैच देखो, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाना। 2-3 मैच अगर ठीक ठाक हम लोग कमबैक ना करें तो उसके बाद हमारा ये सीजन खत्म। हम यूसीएल से कहीं ना कहीं नॉकआउट हो जाएंगे, यूरोपा लीग खेलेंगे, या फिर यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाएंगे, राइट, या फिर यूरोप से बाहर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं टॉप 4 कहीं ना कहीं हम लोग सिक्योर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आने वाले 2-3 मैच डे में हम लोग अगर कम बैक कर लिए तो फिर से इस सीजन कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड हो सकता है। एंड दैट इज ऑल एनालिसिस, राइट। एंड सेकंड मैच की बात बोले, लिंस वर्सेस आर्सेनल का मैच था, वो भी आर्सेनल हार गया, राइट। एंड उसके बारे में उतना चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो अगर यूनाइटेड के बारे में उतना ट्रोलिंग हो रहा है, क्योंकि देखो यूनाइटेड का नाम अगर आप इंटरनेट पे डालोगे तो आपका पेज या फिर आपका बात लोग सुनेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे यूनाइटेड अभी भी आगे, क्योंकि अभी हम लोग फुटबॉल क्लब नहीं है, हम लोग अभी मार्केटिंग क्लब बन चुके हैं। हमको मार्केट करो, पैसा बहुत मिलेगा, पैसा बहुत है, लेकिन ट्रॉफी वगैरह कुछ नहीं। चलो भाई देखते हैं कि यहाँ पे आर्सेनल भी हार चुका है, गैब्रियल जीसस का एक गोल था, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, राइट। एंड आर्सेनल अभी सेकंड नंबर पे उनके ग्रुप में, उनका उतना बहुत प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आने वाले मैच अगर कमबैक कर लिया आर्सेनल, कहना कि वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आर्सेनल के ऊपर हुआ है कि साका इंजर्ड हो गया, और सुनने को लग रहा है कि 5 से 6 महीने के लिए साका बाहर है, अभी आने वाले 5 से 6 महीना अवेलेबल नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि साका को बहुत ओवर यूज किया गया। मार्टिन भी इंजर्ड था, इसलिए कहना कि आर्टेटा साका के ऊपर साका के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ा। और साका इस कहीं ना कहीं देखो, ये छोटे जो प्लेयर होते हैं, मतलब यंग जो प्लेयर होते हैं, 21, 22, 23 साल के जो प्लेयर होते हैं, उनको अब अगर ओवर यूज करोगे तो उसको इंजरी होना ही होना है, क्योंकि उनका बॉडी उतना डेवलप नहीं होता, राइट। एंड कहना कि वो उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, राइट। तो कहना कि साका बाहर है, अभी पता नहीं आर्टेटा क्या करेगा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप जानते हो साका के ऊपर बहुत डिपेंड करता है आर्टेटा, और उनका मेन गोलिंग जो थ्रेट है, गोल स्कोरिंग जो थ्रेट है, वो साका ही है, राइट। देखते हैं आने वाले सीजन में आर्सेनल क्या करेगा। आई थिंक अभी जो प्रीमियर लीग जीतने का उनका सपना है, आई थिंक साका के साथ वो भी चला गया। देखते हैं आर्टेटा कैसे मैनेज करता है। दैट इज ऑल थिंग। एंड आने वाले जो हम लोगों का वीडियो
लोगों का बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के बारे में हम लोग एनालिसिस थोड़ा बहुत करेंगे। आई होप आपको लोगों का वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा स्पेशली इफ यूनाइटेड फैन, लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड शेयर, एंड अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।